अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, दिस इज़ राबिया हसन एंड यू आर वाचिंग एंटरटेनमेंट पाकिस्तान। सो आज जिस फिल्म का रिव्यू हमने करना है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स ऑफ 2023 जिसका नाम है मनी बैक गारंटी। इट इज़ एन एक्शन कॉमेडी फिल्म। जैशको और गेम ओवर प्रोडक्शंस की ये पेशकश है। बेसिकली 2020 में इसने रिलीज़ होना था, लेकिन कोविड की वजह से ये ताख़ीर का शिकार हुई, पोस्टपोन हो गई और फाइनली अब ईद उल फितर के मौके पे इसे रिलीज़ किया गया है। इट इज़ रिटन एंड डायरेक्टेड बाय फैसल कुरैशी, और फैसल कुरैशी जो हैं ही इज़ बीन एसोसिएटेड विद मीडिया फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। बड़े पॉपुलर हैं वो मीडिया इंडस्ट्री में और लोगों में। ही इज़ अ राइटर, ही इज़ एन एक्टर, ही इज़ अ डायरेक्टर, ही इज़ अ ह्यूमरिस्ट। टीवी के लिए बहुत काम किया उन्होंने, सिटकॉम्स लिखे, कमर्शियल्स लिखे। तो इस लिहाज से वो बड़े जाने मानी एक पर्सनालिटी भी हैं। ही इज़ मल्टी टैलेंटेड ऑल्सो। ही इज़ अ ग्रेजुएट ऑफ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स और एनसीए की कम्युनिटी में उनको स्किट्स का जो है वो बादशाह माना जाता है, बिकॉज उनकी पंच लाइन बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, उनका ह्यूमर बड़ा पॉपुलर है एनसीए कम्युनिटी में भी। सो ही इज़ एन आर्टिस्ट ऑल्सो। और एक आर्टिस्ट की ये एक क्रिएटिव अर्ज होती है कि वो अपने आर्ट को, अपने क्राफ्ट को डिफरेंट मीडियम्स में एक्सप्लोर करना चाहता है, उसे और आगे बढ़ाना चाहता है। इसी तरह से इनकी ये जो फिल्म है मनी बैक गारंटी, ये उनका डेब्यू है एज अ फिल्म डायरेक्टर एंड एज अ फिल्म राइटर। सो बेसिकली द फिल्म इज़ अ सैटिरिकल कॉमेडी, और ये एक सोशियो पोलिटिकल एक कॉमेंट्री है। हमारे माशरे में जो रियलिटीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन पे एक कॉमेंट्री है बड़ी स्ट्रॉन्ग। और कोई भी राइटर जो है वो सैटायर का सहारा उस वक्त लेता है जब वो एक बड़ी गहरी नज़र रखता है अपने माशरे के प्रॉब्लम्स पे, और जो भी शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, जो भी वीकनेसेस होती हैं, जो भी करप्शन हो रही होती है माशरे में, जब उसके ऊपर वो कोई कमेंट करना चाहता है तो वो हमेशा सैटायर का सहारा लेता है। बिकॉज सैटायर अलाउज़ यू टू रिडिक्यूल और मॉक जो भी कोई सर्टन फ्लॉज हैं या इश्यूज़ हैं माशरे के अंदर या किसी इंडिविजुअल में, तो आपको वो एक मौका देता है कि बड़ी सीरियस बात जो है वो आपने बड़े एक लाइट हार्टेड वे में आप उसको बयान कर सकते हैं और एक बड़े कंस्ट्रक्टिव तरीके से आप उसको क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। हॉलीवुड में भी जॉनरा बड़ा पॉपुलर रहा है। एक फ़िल्म आई थी बोराट, फिर एक फ़िल्म आई थी डिक्टेटर। अमेरिकन साइको वाज आल्सो बेस्ड ऑन सैटायर। इसी तरह से, और अगर मैं रीसेंट टाइम्स में जाऊं तो डोंट लुक अप, बड़ी ज़बरदस्त वो एक फ़िल्म थी जिसमें उन्होंने अपने पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर एक बड़ी गहरी तनकीद उन्होंने की थी, और वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से उस फिल्म में सारा कुछ प्रेजेंट किया गया था। सो इसी तरह से इस फिल्म के अंदर भी डिफरेंट इश्यूज़ को हाईलाइट किया गया है, जो हमारे माशरे के प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, फ्लॉज हैं, जिनमें डिस्क्रिमिनेशन का इशू है, माइनॉरिटीज़, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ को किस तरह ट्रीट किया जाता है, उसका इशू भी इसमें हाईलाइट किया गया है। फिर इसमें हमारा बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से ऑपरेट करता है, उसके अंदर क्या क्या मसले मसाइल हैं, किस तरह पॉलिटिशियंस उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और किस तरह अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर। फिर ये कि चारों सूबों के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट हमारे एथनिक ग्रुप्स जो हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हाईलाइट किया गया है और सैटायर के थ्रू बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनको प्रेजेंट भी किया गया है, जिनमें कश्मीरी हैं या मुहाजिर हैं। सो ये सारे जो हैं ये दे कम टुगेदर एज कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स के थ्रू इन सब सिनेरियोज़ को प्रेजेंट किया गया है। और ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनका एक ही एजेंडा होता है, और वो ये कि अवाम का जो लूटा हुआ पैसा है वो लूट के ही वापस आ सकता है। इसी की बेस पे वो एक बैंक रॉबरी भी प्लान करते हैं, और यही फिल्म का जो है बेसिक प्लॉट भी है। एक्टिंग के हवाले से बात करें और कास्टिंग के हवाले से बात करें तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इंसाम्बल, बड़ी स्टार स्टडेड कास्ट है, और क्योंकि बड़े बड़े नाम इसमें इन्वॉल्व थे तो इसी वजह से पब्लिक में बड़ी हाइप भी थी इस फिल्म की। लोग बड़ा एंटिसिपेट कर रहे थे इस फिल्म के लिए। तो इसमें सबसे पहले जिक्र मैं करना चाहूँगी फवाद ख़ान का, क्योंकि उनकी दूसरी पाकिस्तानी फ़िल्म है आफ्टर मौला जट। इसमें उनका कैरेक्टर बड़ा मुख्तलिफ सा है, बड़ा डिफरेंट रोल उन्होंने प्ले किया है। इट्स अ वेरी मीन, बड़ा कनिंग सा, बड़ा रूथलेस सा एक कैरेक्टर है, और ही इज़ पेंटेड एज अ विलन, और बड़ा जस्टिस किया अपने कैरेक्टर के साथ उन्होंने। फेशियल एक्सप्रेशन उनके बड़े ज़बरदस्त थे, इसमें स्क्रीन पे बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं वो। एंड आई वुड से कि इट्स अ वेरी ब्रेव चॉइस फॉर हिम टू चूज़ एंड प्ले सच अ कैरेक्टर। उसके बाद मैं जिक्र करना चाहूँगी वसीम अकरम का, क्योंकि उनका ये डेब्यू भी है एज अ फिल्म एक्टर। वैसे तो हम उनको देखते हैं एड्स में, और कैमरा शाय नहीं है वो, ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, बड़े वेल स्पोकन है वो। तो इसमें उन्होंने बैंक के प्रेसिडेंट का जो रोल है वो प्ले किया है, और बड़े ज़बरदस्त उनकी डायलॉग डिलीवरी थी इसमें। एंड आई वुड से कि उनको ज़्यादा फिल्में मिलनी चाहिए, ज़्यादा उनको
कैरेक्टर्स मिलने चाहिए। एंड आई एम श्योर कि अगर उनको कोई पंजाबी फिल्म भी मिलेगी तो वो बड़ी ज़बरदस्त उसमें नज़र आएंगे, क्योंकि पंजाबी भी बड़ी उनकी फ्लुएंट है और ओवरऑल उनका सिनेमैटिक करिश्मा जो है वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उनकी पर्सनालिटी जो है वो बड़ी अच्छी नज़र आई है सिनेमा स्क्रीन पर भी। इसमें एक और बड़ा मज़ेदार कैरेक्टर है डोनाल्ड ट्रंप का, जो प्ले किया है शफात अली ने, और मिमिक्री जो है वो उनका खासा है। सो ये कैरेक्टर बड़ा कन्विंसिंगली उन्होंने प्ले किया है, इंटरेस्टिंग था ये। जी महाजिर का कैरेक्टर प्ले किया है मानी ने, गुटखा खाते हुए उनको वो उस तरह से दिखाया गया है। तो मानी वैसे भी कराची बेस्ड हैं, सो इट वाज ईजी फॉर हिम टू अडैप्ट द एक्सेंट ऑफ दैट कैरेक्टर। सो उनका कैरेक्टर भी बड़ा कन्विंसिंग था। इनके अलावा बाकी जो कैरेक्टर्स थे उनमें थोड़ी सी मुझे वो लगा इशू लगा, ख़ास तौर पे जो इरफान पठान का कैरेक्टर प्ले किया है मिकाल जुल्फ़िकार ने, एक पठान का रोल उन्होंने प्ले किया है। उसमें उनका जो एक्सेंट था और डायलॉग डिलीवरी थी वो बड़ी फोर्स्ड किस्म की लग रही थी, कि जिस तरह उनको बड़ी दिक्कत पेश आ रही है एक पठान का कैरेक्टर प्ले करते हुए। मे बी उसके पीछे कोई लॉजिक हो सकती है डायरेक्टर की, कोई मंतक हो सकती है, लेकिन फ़िल्म के अंदर उस कैरेक्टर का जो बोलने का अंदाज़ था वो काफ़ी ज़रा लग रहा था प्रॉब्लमेटिक सा। इसी तरह से आई वुड लाइक टू ऐड कि ये जो है मिकाल जुल्फ़िकार की दूसरी फ़िल्म है जो ईद पे रिलीज़ हुई है, सो इट्स अ वेरी गुड ईयर फॉर हिम। लेकिन इस फिल्म में उनका जो है थोड़ा सा जो एक्टिंग वाइज या उनकी परफॉर्मेंस वाइज जो है उनका थोड़ा सा मुझे वो वीक लगा। फिर इसमें जो सनम बलोच का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं किरण मलिक, उसमें ये ख्याल ज़रूर आता है कि अगर आप एक महाजिर को अगर गुटखा खाते हुए दिखा रहे हैं, थोड़ी सी स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर्स दिखा रहे हैं, तो फिर एक बलोच को एक बलोची स्टाइल में आप क्यों नहीं दिखा रहे। डेफिनेटली बलोची मॉडर्न भी होते हैं या ख़ास ट्रेडिशनल नहीं भी वो लिबास अपना पहनते, या अगर पंजाबी मुंडा आपने दिखाया है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो बढ़ के मारता ही हो, ये सब है। लेकिन जब आप दूसरे कैरेक्टर्स को प्रॉपर अपने गेटअप में दिखा रहे हैं तो फिर इनकी स्टाइलिंग वैसी क्यों नहीं की गई। ये शायद एक क्रिएटिव चॉइस है डायरेक्टर की, इन ऑर्डर टू क्रिएट वैरायटी। ये उनकी चॉइस हो सकती है, लेकिन उसकी वजह से आई थिंक कि ऑडियंस और व्यूअर के लिए जो है एक डिसोरिएंटेशन का या रिलेटेबिलिटी जो है वो ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ होती हुई नज़र आती है। और जो इसमें डिसोरिएंटेशन का जो एक फैक्टर है वो जो ऑडियंस है वो एक्सपीरियंस कर सकती है, रिलेटिंग टू द काइंड ऑफ जोक्स दैट आर प्रेजेंटेड, जिस टाइप का सैटायर क्रिएट किया गया है, जिस तरह की पंच लाइन्स थ्रो की गई हैं, उनको समझने में आम आवाम को थोड़ी सी दिक्कत पेश आ सकती है, थोड़ा सा चैलेंज उनको लगेगा। एक आम तासुर हमेशा से ये रहा है और ये सुनने को भी मिलता है कि जी कराची का जो ह्यूमर है वो फ़र्क होता है और पंजाब का जो ह्यूमर है वो डिफरेंट होता है, लेकिन इस फिल्म के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इस फिल्म के अंदर आपको ये जोक्स अंडरस्टैंड करने के लिए, उनको एंजॉय करने के लिए, एक तो आपका हाज़िर दिमाग होना बहुत ज़रूरी है और आपका नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप वो जोक्स और वो सैटायर जो है वो पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पाएंगे। एक तो जोक्स की जो है वो देयर सैटायर आफ्टर सैटायर, कहीं पे सैटायर है, कहीं पे मेटाफर है, फिर कहीं पे सिंबल आ जाता है। अगर एक कोई वर्बल जोक अगर आप देख रहे हैं तो साथ ही फ़ौरन एडिट होके जो है कैमरा किसी एक कोई एक सिंबल आपको दिखाता है या कोई एक और इमेजरी की तरफ चला जाता है जो कि कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी चीज़ की, फिर वापस डायलॉग पे आ जाता है। सो ये रैपिड कट की वजह से भी काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है और उसके साथ साथ जो सैटायर है वो भी उस लेवल का है कि जो ज़रा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। नो डाउट कि इस तरह का जो है इस तरह की चीज़ों को आपस में बुनत करने के लिए और उनको पेपर पे लिखना जो है उसके लिए बड़े इंटेलिजेंट और क्रिएटिव दिमाग की ज़रूरत है, बड़ा हाई आईक्यू लेवल चाहिए। लेकिन एक फ़िल्म के मीडियम में उसको लेके आना, आई मीन इट कैन वर्क इन अ स्किट वेरी वेल, लेकिन उसको एक फ़िल्म के मीडियम में लेके आना जो कि फ़िल्म 2 घंटे की होती है और फ़िल्म के अंदर एक प्लॉट भी चल रहा होता है, एक स्टोरी लाइन चल रही होती है, तो उसमें इस तरह के जोक्स की बुनत करना और उनको ट्रांसलेट करना इनटू द मीडियम ऑफ फिल्म, आई थिंक इट्स अ टोटली डिफरेंट गेम। और फिल्म मेकर्स को शायद खुद भी इस बात का एहसास था, जो उन्होंने स्टार्ट में एक डिस्क्लेमर भी कुछ इस टाइप का दिया हुआ है कि ये जो कंटेंट है या जोक है ये आम लोगों को समझ नहीं आएगा और ये जाहिलों के लिए नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है कि कोई भी अपने आप को जाहिल कहलवाना पसंद नहीं करता। और फिर ईद के मौके पे लोग जब फिल्म देखने जाते हैं तो वो इस उम्मीद के साथ जाते हैं कि
हम कोई इन्जॉय करेंगे, एंटरटेन होंगे। तो मेरा थोड़ा सा ये एक कंसर्न है कि जब आपने इश्यूज़ जो हैं वो इतने अवामी उठाए हैं जिनका ताल्लुक़ आम आवाम से है, तो फिर जब जोक्स अगर उनको समझ नहीं आ रहे या उनको समझने में दिक्कत आ रही है, तो फिर आपका जो मैसेज है जो सारा वो तो फिर इट गोज़ वेस्ट। कितने लोगों को पता होगा कि इलियास कश्मीरी कौन है, या कितने लोगों को माइनॉरिटी रिपोर्ट के बारे में पता है? यू कैन गूगल इट। और इसी तरह के बहुत सारे और जोक्स हैं जिससे जो है शायद वो सबको समझ नहीं आएंगे। मुझे याद है कि डोंकी किंग जब आई थी तो वो एक एनिमेशन फ़िल्म थी और लोगों का ख्याल था कि ये कार्टून है और ये शायद बच्चों की फ़िल्म है, हालांकि वो बिल्कुल बच्चों की फ़िल्म नहीं थी। उसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सैटायर था और उसमें बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी था, लेकिन वो फ़िल्म बच्चों ने भी देखी थी और बच्चों ने भी पूरी तरह उसको एंजॉय किया था। सो अगर इसी तरह से अगर इसमें भी थोड़े से जो वो एक कन्फ्यूजन और केओस जो क्रिएट होता है, अगर उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाता और थोड़े से जो जोक्स हैं वो आम फहम तक भी उनकी रसाई कर दी जाती, तो मेरा ख्याल है कि उस कन्फ्यूजन से जो है वो बचा जा सकता था। फिल्म के फ़र्स्ट हाफ का जो फ़्लो है वो बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, फिल्म का प्लॉट रिवील होता है। और कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें मिर्ज़ा गौहर रशीद हैं, मरहूम अहमद बिलाल हैं, वो अपने अपने सूबों को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसमें जावेद शेख हैं, इसमें एक मुनीबा मज़ारी को भी छोटा सा रोल दिया गया है, हिना दिल पज़ीर हैं इसके अंदर। फिर जॉन रैम्बो हैं जो कि क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज़ क्रिश्चियन बेल। फिर फिल्म में शायान भी हैं। शायान जो हैं वो फ़िल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, ज़ैशको उनकी प्रोडक्शन कंपनी है, सो उनका भी एक रोल है इलियास का। और फिर इसमें जो है शनीरा अकरम भी हैं, उनका डेब्यू है फ़िल्म में। शनीरा अकरम जो वसीम अकरम की वाइफ हैं, उनको भी एक छोटा सा रोल इसमें दिया गया है। सो ये सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे फ़िल्म आगे बढ़ती है और कहानी आगे बढ़ती है, आपको फिर आगे जाके ज़रूर ये फीलिंग होती है कि थोड़ी सी रेपिटेशन भी शुरू हो गई है कंटेंट से रिलेटेड। वो कहीं ना कहीं डायलॉग में या तो रिपीट हो रहा है या कहीं ना कहीं आपको वो बार बार वो चीज़ें सुनने को मिलती हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी वो एक डिक्टेशन की फ़ील आनी शुरू हो जाती है। फिर इसमें अगर सिनेमेटोग्राफी की हम बात करें तो सीन्स बड़े अच्छे डिज़ाइन किए गए हैं, बड़ी मज़ेदार उसमें सिनेमेटोग्राफी है। और ख़ास तौर पे जो एक सीन है जिसमें बैंक से नोट ट्रांसफ़र होते हैं वैन के अंदर, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और सिनेमैटिकली बड़े खूबसूरत तरीके से उसको शूट किया गया है। किम और कैल्विन ने इसकी सिनेमेटोग्राफी के फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम दिए हैं। फिर इंटरवल के बाद इसमें आपको 2-3 गाने भी आप इंजॉय करेंगे जो कि थोड़ी सी आपको ब्रेक देंगे फ्रॉम द हैवी डोज ऑफ सैटायर। फिर इसमें एक गाना आयशा उमर पे भी पिक्चराइज हुआ है अकॉर्डिंग टू हर कैरेक्टर, उनका भी एक छोटा सा रोल है इस फिल्म के अंदर। सो बड़ी हैवी स्टार स्टडेड कास्ट वाली फ़िल्म है ये। हैविंग सेड दैट, मैं ये सोची थी कि टिकट की प्राइस जो है वो बड़ी एक्सपेंसिव होती जा रही है, दिन ब दिन ऊपर जा रही है। अब सिनेमा जाना, फ़िल्म देखना, पॉपकॉर्न खाना, ये बड़े महंगे शौक़ बनते जा रहे हैं। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। तो आप जब भी सिनेमा हॉल जाएँ और जाकर टिकट लें तो ये ज़रूर अपने जहन में रखें कि सिनेमा वाले आपसे टिकट के पैसे तो ज़रूर लेंगे, लेकिन आपको मनी बैक गारंटी नहीं देंगे। डू गो वॉच द फिल्म, और जो भी आपकी थॉट्स हों, आपके ओपिनियंस हों, आपके व्यूज़ हों, प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।